आज बात करते हैं भारत के लोकल गवर्नेंस में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की। ये कहानी एक बहुत बड़े वादे और एक उतनी ही बड़ी लगातार बनी हुई चुनौती की है। चलिए इस एक नंबर से शुरू करते हैं। 14 लाख। जी हाँ, ये भारत की पंचायती राज संस्थाओं में चुनी गई महिला प्रतिनिधियों की लगभग संख्या है। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है, शायद दुनिया में कहीं भी सबसे ज्यादा। तो सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं राजनीति के इस लेवल पर पहुंची कैसे। खैर, इसके पीछे एक ऐतिहासिक जनादेश है, सत्ता का एक बहुत शक्तिशाली वादा। ये वादा किया गया था 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में। सच कहूं तो ये एक क्रांतिकारी कदम था, जिसने जमीनी स्तर पर राजनीतिक सशक्तिकरण और जेंडर इक्वालिटी के दरवाजे खोल दिए। और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, महिलाओं को लोकल डिसीजन मेकिंग के सेंटर में लाना, ये पक्का करना कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी जरूरतों से समुदाय का विकास हो। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कानूनी वादों और ज़मीनी हकीकत में एक फासला रह जाता है, और यहीं हम उस विरोधाभास में आते हैं जहां प्रतिनिधित्व और असलियत का टकराव होता है। और ये हमें इस पूरे मुद्दे के सबसे बुनियादी सवाल पर ले आता है, क्या सिर्फ सीटों पर मौजूद होना ही असली भागीदारी है? क्या ये दोनों एक ही चीज हैं? अफसोस की बात यह है कि इसका जवाब अक्सर नहीं में होता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है सरपंच पति की प्रथा। मतलब वो स्थिति जहां चुनी हुई महिला प्रतिनिधि सिर्फ नाम की मुखिया होती हैं, जबकि असली पावर उनके पति, पिता या बेटे जैसे पुरुष रिश्तेदारों के हाथ में होती है। जरा इस फर्क को देखिए, ये कितना साफ है। कानून के हिसाब से लीडर वो चुनी हुई महिला है जिसके पास ऑफिशियल पद है, साइन करने की अथॉरिटी है, लेकिन असलियत में असली लीडर अक्सर कोई पुरुष रिश्तेदार होता है जो सारा हिसाब किताब देखता है, मीटिंग्स में जाता है और सारे बड़े फैसले लेता है। तो ऐसे में उस महिला की भूमिका क्या रह जाती है? बस एक रबर स्टैम्प की, जो सिर्फ कागजों पर साइन करने के काम आती है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इतना अच्छा कानून होने के बावजूद ये सिस्टम लड़खड़ाता क्यों है? चलिए उन रुकावटों को समझते हैं जो इस समस्या की जड़ में है। इसकी कई वजहें हैं, और कोई भी वजह आसान नहीं है। समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्ता वाली सोच, सही ट्रेनिंग और जानकारी का न होना, आर्थिक रूप से परिवार के पुरुषों पर निर्भर होना, कहीं आने जाने और सूचना तक पहुंच में कमी, सिस्टम की तरफ से उदासीनता, और कई बार तो हिंसा और कैरेक्टर पर सवाल उठाने की धमकियां भी उन्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। ये चार्ट इन वजहों को और भी साफ कर देता है। देखिए, लगभग 45% रुकावटें तो सामाजिक और सांस्कृतिक हैं। मतलब समस्या की जड़ें हमारे समाज में कितनी गहरी हैं। इसके बाद संस्थागत कमियां और आर्थिक निर्भरता आती हैं। ये बात इस पूरी स्थिति को एक लाइन में बयां कर देती है कि अधिकार के बिना हस्ताक्षर शक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक औपचारिकता है, और ये इस पद के खोखलेपन को एकदम साफ दिखाती है। अच्छा, तो इस आधे अधूरे सिस्टम का असर क्या होता है गवर्नेंस और डेवलपमेंट पर? चलिए इस खामोश आवाज की कीमत को समझते हैं। ये टेबल बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि प्राथमिकताएं कैसे बदल जाती हैं। जहां महिलाएं सच में पावर में होती हैं, वहां पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन जहां प्रॉक्सी राज चलता है, वहां प्राथमिकताएं अक्सर सड़कें, कंस्ट्रक्शन और कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाती हैं, जो शायद गांव की असल जरूरतों से बहुत दूर हों। तो ये सिर्फ कुछ पंचायतों की समस्या नहीं है, ये तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी सत्ता को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की जो मूल भावना है, उसी को कमजोर करती है। कुल मिलाकर इसका असर दोहरा होता है। एक तरफ ये महिलाओं के पॉलिटिकल ग्रोथ और लीडरशिप को रोक देता है, और दूसरी तरफ समुदायों की जो असल जरूरतें हैं वो कभी पूरी ही नहीं हो पाती। तो ये तो साफ है कि सिर्फ कागज पर प्रतिनिधित्व से लेकर सच्चे और असली सशक्तिकरण तक का सफर अभी भी बहुत लंबा और मुश्किलों से भरा है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही है, आखिर इन लाखों महिला नेताओं को सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि सच में लीडरशिप के लिए एम्पावर्ड कैसे बनाया जा सकता है?